हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस क्या होते हैं। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूलिंग पेटिस का नियम। इसके जो जो सिद्धांत दिए थे, जो परिकल्पनाएं थे, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूलॉन्ग पेटिस थे वो हमको जो परिकल्पनाएं थे वो 6 परिकल्पनाएं दिए थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है 1 किलोग्राम ठोस में n परमाणु होते हैं, जहाँ n एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या का जो मान होता है वो क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 प्रति किलोग्राम। अब जो हमारा सेकंड वाला है वो है परमाणु ठोस के अंदर अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त कंपन करते हैं तथा सभी की कंपन आवृत्ति एक समान होती है, किंतु ऊर्जा अलग अलग होती है। अब हमारा अगला है थर्ड वाला, ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा सभी परमाणु दोलित्र की कंपन ऊर्जा के कारण होती है। फोर्थ वाला है प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। और 5 वाला है किसी नियत ताप पर 1 किलोग्राम ठोस की ऊर्जा परमाणु दोलित्र की ऊर्जा की n गुना होती है। 6 वाला है जो परमाणु दोलित्र की ऊर्जा 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। अब हम इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऊर्जा निकालेंगे। तो E इज मैंने लिख दिया है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है 1/2 mu का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम u के जगह पे ओमेगा का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या है, परमाणु दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे इसमें m का गुना और m का भाग कर देती हूँ। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 m और यहाँ पे क्या हो जाएगा m² और v²। अब हम जानते हैं कि जो हमारा संवेग है p = mv होता है। तो उसी के स्थान पर यहाँ पे जो हमारा m² हो जाएगा और यहाँ पे v² हो जाएगा जब m का इंटू और डिवाइड करेंगे तब। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे mv² = p का स्क्वायर, क्योंकि mv = p होता है। तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो अब हमारे पास इतना वैल्यू आ जाएगा 1/2 mp² प्लस 1/2 m ओमेगा²। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा वैल्यू निकला। ये एनर्जी का हमारा वैल्यू निकला। अब हम यहाँ पे Ex, Ey और Ez निकालेंगे, मतलब तीनों अनुदिश के हिसाब से हम इसका एनर्जी निकालेंगे। तो अब हम Ex, Ey और Ez तीनों का वैल्यू निकाल दिए हैं। इसी में हमने यहाँ पे Ex और ये जो वैल्यू निकला था वहाँ पे हमने x, y और z इसमें तीनों को ऐड कर दिए हैं। तो इसी से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग ये थोड़ा सा थ्योरी लिख लेना कि हमारा जो Ex, Ey और Ez है उसमें जो हमारा प्रथम पद है वो गतिक ऊर्जा और जो सेकंड पद है वो स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम यहाँ पे ऊर्जा के समविभाजन नियम का यूज़ करेंगे। तो E = हो जाएगा KT, जहाँ पे K क्या है हमारा वोल्टेज में नियतांक है, कांस्टेंट है। तो अब हम इसमें जो हमारे परमाणु हैं उसका औसत ऊर्जा निकालेंगे। तो औसत ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो Ex, Ey और Ez है हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये E का जो वैल्यू होता है यहाँ पे हमने निकाला है KT, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो KT प्लस KT प्लस KT प्लस 3 बार हम KT लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 3KT। तो उसी को मैं यहाँ पे आगे लिख रही हूँ। हमने यहाँ पे सिर्फ एक परमाणु का जो औसत ऊर्जा है उसको निकाला था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 1 किलोग्राम परमाणु ठोस है उसका औसत निकालेंगे। तो जो 1 किलोग्राम परमाणु में कितना ऊर्जा रहेगा उसको हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, जब हमें एक परमाणु की औसत ऊर्जा निकालना था तो हम इसको ई से प्रदर्शित किए थे। तो इसी ई में हम 1 किलोग्राम परमाणु की जो ठोस ऊर्जा निकालेंगे तो उसमें n इंटू ई कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया है, u इज इक्वल्स टू n इंटू ई किया है। तो अब यहाँ पे हमने ई का वैल्यू क्या निकाला था 3kT, उसको यहाँ पे ला के पुट कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, जो हमारा ई का जो वैल्यू था उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 3NKT। अब यहाँ पे हमने क्या माना, जो हमारा n क्या है उसको n के इज इक्वल्स टू r माना है, तो u इज इक्वल्स टू 3RT हो जाएगा। अब हम इसके बाद इसका जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको निकालेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CV इज इक्वल्स टू, जो हमारे यहाँ पे जो दिया, यहाँ पे u दिया है तो हम क्या लिखेंगे du/dt, मतलब t के सापेक्ष यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब जब हम यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा 3 और r है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और t का t के सापेक्ष होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ 3r। CV इज इक्वल्स टू 3r, क्योंकि t का तो t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसका जो फाइनल आंसर था उसको यहाँ पे हमने ला के दिखा दिया है, CV इज इक्वल्स टू 3r, जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता, और यही हमारा क्या है, ड्यूलॉन्ग पेटिस का नियम है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।